राम है, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। इसलिए आपके अंतर में बैठे सिया राम को भी मैं प्रणाम करता हूं। और एक बात और मुझे याद आती है, जब मुख्यमंत्री था तब भी मैंने अपने पीछे लिख के रखा था, और यहाँ भी, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और राम काज क्या है? जनता का काम ही राम काज है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। अब वो सारी उपलब्धियां और सारे आयाम में स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन मित्रों, ये कहते हुए गर्व होता है कि आज मुझे याद आता 2014 के पहले दुनिया के किसी देश में अगर हम जाते थे मुख्यमंत्री के रूप में और निवेश की बात करते थे तो लोग अलग नजरों से देखते थे। और 2014 के बाद जो स्थिति बदली है, भारत का नाम, एक अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा, अब पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। और जहां प्रधानमंत्री जाते हैं और मोदी मोदी का जब उद्घोष होता है, वो केवल मोदी नहीं, वो भारत माता की जय है। कृषि के क्षेत्र में भी आप देखें, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी देखें आप, तो हम सब मानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 43% पॉपुलेशन आज भी सीधे सीधे आजीविका के लिए निर्भर है खेती पर। और किसान खेती की आत्मा है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे काम दिया कृषि मंत्रालय का, तो किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। और यही मान के राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम, देश से बड़ा कुछ नहीं, जो मोदी जी के नेतृत्व में सारे प्रयत्न चल रहे हैं, उनमें खेती भी समाहित है। मित्रों, हमारे 3 लक्ष्य हैं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारी। आज हम भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। एक जमाने थे जब PL 480 अमेरिका का वो लाल गेहूं, जो वहाँ इंसान नहीं खाते थे, हम खाने पर विवश थे। हम वो दिन भी जानते हैं जब हमारे देश के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को कहना पड़ा था, सप्ताह में 1 दिन व्रत रखो। शास्त्री सोमवार के नाम से लोग व्रत रखते थे। लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की मेहनत ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, सरकार की नीतियों ने ऐसा कमाल किया है कि आज अन्न के भंडार भरपूर है, भरे हुए हैं हमारे। इस साल जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है 377 मिलियन टन, अगर 2014 से तुलना करें तो 49% ज्यादा। अगर हम हार्टिकल्चर की फसलों की बात करें तो वो भी हमारा उत्पादन है 376 मिलियन टन। फल हो, सब्जियां हो, दूध हो, तेजी से उत्पादन बढ़ा है। चावल 150 मिलियन टन पैदा करके भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। आज भारत नंबर 1 बन गया है। आम हो, केला हो, अलग अलग तरह के फल, सब्जियां, कई में हम देश दुनिया में नंबर 1 हैं।
हमारी चिंता है कि हमारे यहाँ खाद्यान्न भरपूर है, क्योंकि आज का जमाना ऐसा नहीं है कि हम किसी पर निर्भर रहें, पता नहीं कब कौन सनक जाए। और इसलिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। तो एक, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरा पोषक तत्व भी चाहिए आहार में। हमारे पूर्वजों ने कहा है क्या कैसा खाना चाहिए, तो कहा हितभुक मितभुक ऋतुभुक। जो शरीर के लिए हितकारी है वो खाओ, भूख से कम खाओ, मितभुक। और ऋतुभुक मतलब जो ऋतु में पैदा होता है वो खाओ। तो हितभुक का मतलब है जो शरीर के लिए उपयोगी हो वो खाओ। तो इसलिए ऐसा अन्न पैदा करें, फल और सब्जियां पैदा करें जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी हो, शरीर के लिए भी हितकारी हो। और तीसरी सबसे प्रमुख जो फोकस है, अन्नदाता किसान जो देश के अन्न के भंडार भरता है, उसकी आजीविका और कैसे बेहतर हो, उसकी आमदनी और कैसे बढ़े। और मित्रों, एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मंत्री के रूप में जो हमने रणनीति तय की, नंबर 1 उत्पादन हमको बढ़ाना है, रुक नहीं जाना है। इस बार अल नीनो का संकट आ गया, लेकिन हमें ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि साल भर कुछ भी पैदा ना हो तो अभी भंडार भरपूर है अपने। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अल नीनो से निपट नहीं रहे। कृषि राज्य का विषय है, राज्यों के साथ लगातार हम संपर्क में हैं। हमने जिलों के कंटिजेंसी प्लान बनाए, राज्यों को शेयर किए, और मैंने खुद कृषि मंत्रियों से लेके संबंधित जिलों के कलेक्टर्स तक से सीधे बात की। तब वो सारे प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन बढ़ता रहे, उसके लिए नए बीज की किस्में। देखो, उत्पादन का मूल अच्छे बीज चाहिए। आईसीआर में 16,000 वैज्ञानिक, आईसीआर के भी के सब मिला के हमने उनको काम पे लगा रखा है। और अच्छी किस्में, क्लाइमेट रिजिलिएंट, जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सके, ज्यादा गर्मी में भी उत्पादन ना घटे, ज्यादा ठंड में भी उत्पादन प्रभावित ना हो, थोड़ी बरसात भी सहन कर ले। बायोफोर्टिफाइड मतलब पोषक तत्वों से भरपूर, आयरन, जिंक, जिन जिन चीजों की जरूरत होती है। और मुझे कहते हुए खुशी है, 2014 से अब तक 3200 से ज्यादा बीजों की नई किस्में हमने तैयार की है। 3200 से ज्यादा नई किस्में, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में अलग अलग बीज चाहिए। एक बीज जो जम्मू कश्मीर में उपयोगी है वो तमिलनाडु में नहीं हो सकता, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में जो बीज उपयुक्त है वो गुजरात और महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ हम एक काम और कर रहे हैं। मुझे आज आर भारत के माध्यम से बताते हुए खुशी है देश की जनता को, हम राज्यों का एग्रीकल्चर रोड मैप बना रहे हैं। हम आंख बंद करके खेती नहीं होगी कि धन्ना लाल कर रहा तो पन्ना लाल भी वही करे। अब सुनियोजित राज्य में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन से, उनमें कहां कहां कौन सी बेहतर फसलें हो सकती है, कहां गेहूं, कहां चावल, कहां दलहन, कहां तिलहन, कहां बागवानी फसलें और कौन सी फसलें। अभी तक हम आसाम का रोड मैप, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के कृषि रोड मैप बना के उनको भेंट कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं राज्यों के साथ, क्योंकि धरती पर तो राज्य को करना है खेती। लेकिन हमारे वैज्ञानिक सन्नद्ध है कि ये तरीका खेती का है, ये किस्म है, ये कृषि पद्धति है, तो उससे भी उत्पादन और बढ़ेगा, बेहतर उत्पादन होगा। हमने एक चीज और तय की है। अभी तक वैज्ञानिक रिसर्च करते थे तो पेपर लिखने के लिए भी रिसर्च हो जाते थे। मैं वैज्ञानिकों का बहुत आदर करता हूं, लेकिन रिसर्च जो मन में आई तय कर दिया, आईसीआर ने यहां बैठ के तय हो गए। हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया और तय किया कि लैब का ज्ञान सीधे लैंड तक जाना चाहिए, लैब टू लैंड। वैज्ञानिक सीधे किसान के खेत में जाएं।
और हमने वैज्ञानिकों की टीम बनाई, पिछले साल 2100 टीम बनाई थी, और एक एक टीम एक दिन में 2 गांव या 3 गांव जाएगी और वहां किसानों के साथ बैठ के संवाद करेगी। जो धरती पे काम करने वाला किसान, अगर उसको रिसर्च के बारे में पता ही नहीं होगा ठीक से, तो कैसे काम चलेगा। तो लैब से लैंड को जोड़ा, और उस समय जो किसानों की जो डिमांड थी, उनने हमें ये कहा कि हमारी दिक्कतें कहां कहां हैं। उन्होंने कहा कि फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ना चाहिए साहब, लीची 3 दिन में बिहार में खराब हो जाती है। आम हमको भेजना है, सब अभी सिंगापुर गया, बैगनपल्ली आम पहले हवाई जहाज से जाते थे तो 3 गुना ज़्यादा किराया लगता था, अब पानी के जहाज से जाते हैं तो 30% में ही किराए में पहुंच जाते हैं। ये क्यों हुआ? सेल्फ लाइफ बढ़ाने। तो हमने अभियान चलाया कि सेल्फ लाइफ बढ़े। किसानों ने हमें कहा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा कि जो एक वैरायटी है गन्ने की 238, उसमें रेड रोड करके बीमारी लग गई, उत्पादन घट गया, इसका उपाय करें वैज्ञानिक। कपास बीटी काटन में आ गया गुलाबी सुंडी, पिंक बालवर्म, अब किसान को उसका समाधान चाहिए। ऐसे 500 मामले निकले जिनमें किसान को जरूरत थी रिसर्च की। हमने वैज्ञानिकों से कहा और कोई रिसर्च नहीं चलेगा, जो किसान चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो, रिसर्च केवल उसी विषय पर होगा। 52 टीम्स हमने बना दी वैज्ञानिकों की, और कहा इस पे रिसर्च करके दो। अगर दाल कम बो रहे हैं तो क्यों? इसलिए कि उत्पादन कम है दलहन का। तो गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, चावल का बढ़ गया, कई देशों में दालों का उत्पादन हमसे ज्यादा है। वैज्ञानिक लगे दालों का उत्पादन कैसे बढ़े। हमारे वैज्ञानिक अब उस काम में जुटे हैं, नई नई वैरायटी आ रही है। ये सब उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास हैं। दूसरी हमारी कोशिश उत्पादन की लागत घटे, और लागत घटाने के लिए कई तरह के उपाय। मैकेनाइजेशन, अब हमने ऐसी मशीनें तैयार की है कि जिसमें हाथ से धान रोपने की जरूरत नहीं है। मशीन डायरेक्ट सीडिंग, रुपाई की जरूरत ही नहीं, सीधे बो दो गेहूं की तरह और बाद में पानी दे दो। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय की सीमा है, लेकिन अलग अलग तरह की कृषि पद्धतियां। कपास की चुनाई करनी पड़ती है, अब मशीन बन गई, हार्वेस्टर कपास का गुजरेगा और पूरा कपास निकल के और पीछे आता जाएगा। तो ये भी लागत घटाएंगे। संतुलित खाद का उपयोग, एक डाल रहा तो दूसरा भी उतना डाले, उसकी जरूरत नहीं है। तो हम लागत घटाने का काम कर रहे हैं। प्रॉफिट तब बढ़ेगा जब उत्पादन बढ़े और लागत घटे। उत्पादन भी बढ़ा, लागत भी बढ़ गई तो फिर क्या? औसत ज्यों का त्यों, कुनबा डूबा क्यों वाली किस्सा चरितार्थ हो जाएगी। तीसरी हमारी चीज है जो फोकस है, वह उत्पादन के ठीक दाम। मुझे कहते हुए गर्व है कि 2014 से अब तक एमएसपी 2 गुना ज्यादा बढ़ी है और खरीदी 4 गुना ज्यादा हुई है। लगातार कोशिश की है कि किसान को पसीने की पूरी कीमत मिले। एक और महत्वपूर्ण चीज है, चौथी, नुकसान हो जाए तो भरपाई। उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहले भी फसल बीमा योजना थी, लेकिन वो ऐसी भगवान की पूरी थी कि उसमें इकाई होती थी तहसील फसल बीमा की। तहसील इकाई का मतलब क्या है कि एक गांव में फसल खराब हो जाए, किसान को लाभ नहीं मिलेगा, क्लेम नहीं मिलेगा। एक की हो जाए किसान की नहीं मिलेगा, गांव की हो जाए नहीं मिलेगा, 10 गांव की हो जाए नहीं मिलेगा। जब पूरे तहसील के किसानों की फसल खराब हो जाए तब उनको क्लेम मिलेगा। मतलब अगर 5-10 गांव के किसानों की फसल खराब हो तो भगवान से प्रार्थना करें कि सबकी खराब कर दे, तब हमें मिलेगा। ये कांग्रेस के जमाने में ये योजनाएं थी। कौन को फायदा मिलता था इनका? हमने तय कर दिया पंचायत भी इकाई होगी और स्थानीय आपदा में एक किसान का भी नुकसान होगा तो भरपाई की जाएगी। कई परिवर्तन किए हमने। कई बार बीमा कंपनी क्लेम देने में देर करती थी, अब हमने तय कर दिया
क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के बाद 21 दिन के अंदर क्लेम तय हो जाना चाहिए कितना पैसा मिलेगा, और 1 महीना के अंदर किसान के खाते में पहुंचना चाहिए। अगर देर हुई तो 12% के दर से ब्याज भी किसान को तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसे अनेकों सुधार में बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। 2,10,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में, 2 लाख करोड़ किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। लेकिन एक काम और जिसकी हमें चिंता है, कृषि का डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, हम जनता के लिए भी काम करते हैं लेकिन राष्ट्र हित में भी काम करते हैं। हमें जरूरत है दालों की, दाल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जरूरत हमको तिलहन की, ऑयल सीड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश की पूंजी बाहर जाती है, और इसलिए दालों की खेती, तिलहन की खेती, उसके लिए अलग अलग मिशन बने। दलहन मिशन, तिलहन मिशन, पाम ऑयल मिशन, और उसके साथ साथ फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, ताकि एक ही चीज़ नहीं सब चीज़ें पैदा करें। और एक काम और हम कर रहे हैं, क्योंकि अपना छोटा किसान है, हमारे एवरेज जो लैंड होल्डिंग है वो है 0.96%। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील 10,000 एकड़ के फार्म, 20,000 एकड़ के फार्म। हमारा किसान 0.96 हेक्टर। अब वो मॉडल हमारे यहाँ लागू नहीं हो सकता। तो हमारा छोटा किसान कैसे फायदे की खेती करे, इसके लिए हमने एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल तैयार किया है कि 1 एकड़ में वो क्या लगाए या 1 हेक्टर में क्या क्या लगाए। तो वो मैं कभी आपको मॉडल दिखाऊंगा। कई जगह काम कर रहे हैं, यहां भी हमने एक बनाया ICR पूसा में। वो थोड़ा अनाज, फल, सब्जी, उसके साथ साथ पशुपालन, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, जो जिसकी रुचि हो, मछली पालन जिनकी रुचि हो, मधुमक्खी पालन, अलग अलग तरह की चीजें करके थोड़ी थोड़ी सबसे आमदनी आए और हर महीने कुछ ना कुछ आए, तब तो उसकी जिंदगी चलेगी। और इसलिए हम अपने छोटे किसान के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और एक चिंता और है, देखिए मोदी जी बहुत विजनरी लीडर हैं, समय के बहुत पहले बहुत दूर की भांपते हैं। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण, पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण समय में तो घड़ी भूले आया, लेकिन हमारी धरती का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मित्र कीट मारे जा रहे हैं कई जगह। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा, केंचुआ, पानी गिरता था तो घरों में घुसता था गांव में। लेकिन हमने इतने पेस्टिसाइड डाल दिए कि केंचुआ महाराज ही खत्म हो गए। वो धरती में 40-40 फीट नीचे जाता था, ऊपर आता था, पूरी धरती को उर्वरा बनाता था। तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो है। अगर ऐसी असंतुलित उपयोग हुआ तो एक दिन ये धरती का स्वास्थ्य इतना खराब हो जाएगा कि अन्न उत्पादित करने से ही इनकार कर देगी। तो तब की चिंता भी की है। इसलिए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उसकी तरफ जोर दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती का मिशन बनाया हुआ है, परंपरागत खेती का मिशन बनाया हुआ है, ताकि धरती हम बचा सकें और हर इंसान को खाने भी ऐसी चीज मिले जो शरीर पर दुष्प्रभाव ना डाले। नहीं तो कई जगह गाड़ी चल रही है कैंसर एक्सप्रेस कहते हुए तकलीफ होती है, प्रसन्नता नहीं है। तो कैसे शुद्ध आहार मिले लोगों को और धरती बची रहे। लेकिन इसके साथ साथ वैल्यू एडिशन भी, फूड प्रोसेसिंग, केवल कच्चा माल नहीं। मेरी एक चिंता है, किसान को मिलने वाली कीमत में और उपभोक्ता को मिलने वाली कीमत में बहुत अंतर होता है। बीच में बिचौलिया है, पसीना किसान बहाता है, आम आदमी खाता है, खरीदता है,
लेकिन बड़ा हिस्सा वो जो सब्जी, उदाहरण टमाटर के ही ले लें, गांव में टमाटर बिक रहा है 5 रुपया 6 रुपया किलो और दिल्ली में आके हो जाता है वो 50 रुपया किलो। क्या बीच में का इतना अंतर होना चाहिए? हमने कोशिश की है कुछ, जैसे पीएम आशा के तहत हमने एक MIS योजना बनाई है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जिसमें तय किया है आलू प्याज टमाटर अभी बनाइए। अगर गांव में पैदा हो रहा है वहां सस्ता बिक रहा है, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में महंगा है, तो किसान वहां लाके नहीं बेच सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना हो जाता है। तो हमने तय किया राज्य सरकार किसी एजेंसी के माध्यम से वो लाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किसान नहीं केंद्र सरकार चुकाएगी, ताकि उस यहाँ के उपभोक्ता को थोड़ा सस्ता मिले और किसान को उसके पसीने की कीमत पूरी मिले। भावांतर भुगतान योजना एक हमने शुरू की है, मैं समय की सीमा के कारण विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन कोशिश यही है कि हम किसान को बेहतर लाभ दे पाए, उपभोक्ता को भी भरपूर मिल पाए, क्योंकि कोई भी स्वाभिमानी और शक्तिशाली राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र खाने की चीज़ों के लिए अब दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकता। प्रयत्न अनेकों, योजनाएं कई है, लेकिन समय की सीमा है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम केवल आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमने टारगेट फिक्स किए हैं। हमने टारगेट फिक्स किए हैं, जैसे मैं 2047 में हम कितना खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे, 550 मिलियन टन, ये हमने टारगेट फिक्स किया है। आने वाले समय में बढ़ती आबादी और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने बागवानी फसलों का उत्पादन तय किया है। कितना करेंगे? तो 797 मिलियन टन करेंगे, अभी 376 मिलियन टन है। और ये ऐसे ही नहीं किया कि कागज पे लिख दिया, पूरा हिसाब किताब लगाया कि हर साल कितना बढ़ सकता है, कितनी नई वैरायटी आ सकती है, उससे कैसे उत्पादन बढ़ सकता है। हम ये भी मैपिंग कर रहे हैं कि जरूरत किस किस चीज की है हमको, तो वो चीज हम जरूर पैदा करें। और हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया को जरूरत काय की है। हर कुछ पैदा नहीं करेंगे, हम वो चीज पैदा करेंगे जिसकी जरूरत दुनिया को भी है, ताकि हम एक्सपोर्ट करके हमारे किसानों के लाभ को और बढ़ा सकें। एक्सपोर्ट क्वालिटी पर हम जोर दे रहे हैं। दुनिया को कैसे फल चाहिए, कैसी सब्जियां चाहिए, कैसा अनाज चाहिए, एक एक देश की मैपिंग कर रहे हैं हम। मिडिल ईस्ट को क्या चाहिए तो हम वो भी पैदा करेंगे। बाकी दुनिया के देशों में किस किस चीज की जरूरत है। हम केवल भारत की जनता का पेट नहीं भरेंगे, मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमारा संकल्प है हम दुनिया का फूड बास्केट बनेंगे। भारत दुनिया का फूड बास्केट बनेगा। तो उस दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। हर सप्ताह में समीक्षा करता हूं, टारगेट मीट आउट हो रहे हैं हर महीने कि नहीं, हम वो देखते हैं। हाँ, खेती में कभी कभी अनिश्चितता आती, जैसे इस साल अल नीनो का संकट। पिछले सप्ताह तक 1 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर में कम बोनी हुई थी। बीच में थोड़ी बारिश हुई तो स्थिति सुधरी है, 50 लाख हेक्टेयर में अभी कम बोनी हुई है पिछले साल से। लेकिन वैसी परिस्थितियां आएंगी तो उनका भी मुकाबला करने की हमारी कोशिश है। खेती में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान बहुत जरूरी है मित्रों। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। और आर भारत के माध्यम से आज मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, कभी देश को नीचा नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन खेती और ग्रामीण विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चोली दामन का साथ है। खेत गांव में ही है अपना हिंदुस्तान, कहां वो बसा हमारे गांव में। महात्मा गांधी कहते थे गांव भारत की आत्मा है, अगर गांव नष्ट हो गए तो देश की आत्मा ही नष्ट हो जाएगी। अब पता नहीं कैसी कैसी योजना बनी थी। एक बनी थी मनरेगा,
बड़ा हल्ला मचा। हमने देखा आके कि मनरेगा में इतना भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की पर्याय बन गई मनरेगा। चारों तरफ लूट, मजदूर थे ही नहीं, मशीनें काम कर रही थी, पैसे ले जाओ। योजना का नाम बदल दिया, बड़े काम छोटे छोटे करके ठेकेदारों को दे दिए। जब व्यापक गड़बड़ियां देखी तो यह तय किया कि अब योजना का स्वरूप बदलना जरूरी है। हमारे गरीब को रोजगार मिले, इससे कोई इनकार नहीं है, वो हमारी प्रतिबद्धता है। और इसलिए तय किया। लोग डरते थे कि अरे मनरेगा को हाथ लगाएंगे तो हल्ला मच जाएगा, हंगामा मच जाएगा, गरीब विरोधी कदम। हमका गरीबों को मिल ही नहीं रहा तो गरीब विरोधी कहां से? हमने तय किया 100 के बजाय 125 दिन रोजगार देंगे, लेकिन मिलेगा काम करने वाले को ही पैसा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, 100 के बजाय 125 दिन रोजगार। लेकिन उसके साथ हमने ऐसे ही नहीं कहा। बिहार भारत के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं, कुल मनरेगा में यूपीए की सरकार में कभी 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1,13,000 करोड़ रुपया तक हमने खर्च किए हैं पिछले। इधर केवल बात होती थी, उधर काम होता था। लेकिन इस साल बजट में जो प्रावधान किया है, 95,600 करोड़ केंद्र सरकार का और 40% राज्य का, कुल मिला के 1,51,282 करोड़ रुपया। अब इतनी विशाल धनराशि गांव में जाएगी। 7.5 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे। 2,86,000 पंचायतें हैं, एक पंचायत में एवरेज 2 करोड़ से ज्यादा जाएगा तो विकसित गांव अपने आप बन जाएगा, ईमानदारी से काम हो जाएगा। इसलिए रोजगार तो मिले मजदूर को, लेकिन विकसित गांव और प्लान कौन बनाएंगे? पहले दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से सरकार तय कर देती थी ये काम होगा। हमने तय किया कि दिल्ली तय नहीं करेगी, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, भोपाल तय नहीं करेगा। गांव में बैठ के धन्ना, पन्ना, कल्लू, लल्ला, मन्ना वो तय करेगा कि मेरे गांव में क्या काम होगा। ये तय कर दिया कि गांव की योजना गांव में बनेगी। हमें सड़क बनाना है, पंचायत भवन बनाना है, आंगनबाड़ी भवन बनाना है, पशु शेड बनाना है, खेत सड़क बनाना है, तालाब खोदना है। गांव वालों को तय करने दो ना भाई, तुम कौन होते हो तय करने वाले? इसमें प्रावधान कर दिया कि नीचे ही तय होगा, और गांव के लोग प्लान बना रहे हैं। पहले हल्ला मचाया कांग्रेस बाकी मित्रों ने, गरीब मर जाएगा, पैसा नहीं आएगा। लेकिन आज मुझे बताते हुए गर्व है, आर भारत के माध्यम से देशवासियों को, जिन सरकारों ने विरोध कभी किया था विधानसभा का सम्मेलन बुला बुला के, वो भी सब विकसित भारत जी राम जी में शामिल हो गए। सबने बजट में प्रावधान कर दिया, योजना नोटिफाई कर दी और हर जगह काम चल रहा है। हाँ, मॉनिटरिंग हो रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि आदमी काम करेगा। मजदूरी टाइम पे नहीं मिली तो बेरोजगारी भत्ता, और लेट मिली तो ब्याज भी देना पड़ेगा। इतने प्रावधान किए, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। इतना हल्ला मचाता है, महासंग्राम होगा, धरती हिल जाएगी, आसमान फट जाएगा। पत्ता भी नहीं हिला, विकसित भारत जी राम जी लागू हो गई पूरे देश में। मनरेगा लागू करने में पूरे देश में 3 साल लगे। एक दिन 1 जुलाई को मोदी सरकार ने एक दिन में पूरे देश में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर दी। जब संकल्प शक्ति मजबूत होती है, इरादे नेक होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो धरती पर योजना का क्रियान्वयन होता है। मेरी कोई बहन गरीब ना रहे गांव में, हर दीदी लखपति बने। ये एक पहले कहते थे तो और वैसे कह रहे हैं लखपति दीदी कहीं बन सकती है क्या? मैं उनसे मिलवाऊंगा दीदी। कभी अर्नब जी एक बार वो दीदियों का ही कोई कार्यक्रम करना। 3 करोड़ हो गई है लखपति दीदी, जो घर में घूंघट में बैठती थी, बाहर निकलना नहीं जानती थी, बात नहीं करती थी। आज वो जब
बिजनेस के मैनेजमेंट के गुर बताती है कि हम कैसे लखपति बने, तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं हम। ऐसा बोलती हैं कि कई बार नेता भी फीके पड़ जाते हैं, और कहीं तो चुनाव लड़ गई। मैं मध्य प्रदेश के आंकड़े मुझे पता है, 17,000 दीदियां सरपंच, जिला पंचायत, ये वो उन पदों पर, और कोई तो एमएलए भी बन गई। अलग अलग तरह का काम, उनकी ट्रेनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, और बैंक लिंकेज, उसके बाद उन बहनों की मेहनत, मार्केटिंग ब्रांडिंग में थोड़ा सहयोग सरकार का, तब वो बहनें खुद कमा रही है। 3 करोड़ बन गई, प्रधानमंत्री जिनका नहीं 3 नहीं अब 6 करोड़ चाहिए। तो हम 6 करोड़ के लक्ष्य में लग गए पूरा करने में, और पूरा करके मानेंगे 6 करोड़ दीदियां लखपति दीदी बनेगी 2029 तक। कोई बहन गरीब क्यों रहे, आंखों में आंसू क्यों रहे, हाथ क्यों फैलाए। नारी तू केवल अबला है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये गुजरे जमाने की चीज है। आज तो बहनें नित्य नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है, और हमने जो टारगेट तय किए हैं अभी, आने वाले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन कम ब्याज पर उन बहनों को बैंक लिंकेज से जोड़ेंगे। इंडिविजुअल बहनें भी अपना उद्यम शुरू कर पाए, 1 लाख करोड़ रुपया उसके लिए। अलग अलग तरह के बिजनेस, सी मार्ट खुलेंगे हर जिले में, और उसके माध्यम से बहनों की, ग्रामीण बहनों की, गरीब बहनों की आमदनी बढ़ाने का अभियान। एक नई क्रांति है ये। वैसे भी आजकल चुनाव के सारे परिणाम बहनें ही तय कर रही हैं। जिसके साथ हो गई लाडली बहनें, वहीं जय जय। महिला सशक्तिकरण का काम चल रहा है। इसके साथ गरीबों के घर, एक अदद पक्की छत तो चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, 5 करोड़ घर हमको बनाने, तेजी से उस पर काम चल रहा है। अभी नया सर्वे हमने किया, सर्वे को और प्रैक्टिकल बना दिया। पहले था सर्वे में कि जिसके पास मोटरसाइकिल टू व्हीलर होगा उसको पक्के मकान के लिए पैसा नहीं मिलेगा। अब 2 व्हीलर का तो भैया ये मामला हो गया है मोदी सरकार में कि मजदूर भी मजदूरी करने उसी पे बैठ के जाता है। तो हम कहा ये 2 व्हीलर की शर्त हटाओ यार, 2 व्हीलर है तो भी मिलेगा। पहले 10,000 रुपये तक की आमदनी होगी, उससे ज़्यादा होगी तो नहीं मिलेगा। हमने कहा 15,000 तक छूट दो हर महीने की। कई परिवर्तन उसमें हमने कर दिए। तो मकान बनाने का अभियान, ग्रामीण सड़कें, 25,000 गांव और सड़कों से जोड़ने का अभियान, और गांव में रोजगार के अवसर ऐसे महाअभियान चल रहे हैं। समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं और लंबी बात करूं, लेकिन एक नया भारत, जो कभी अटल जी कहते थे एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, और इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी ने शुरू करी थी। तब तक गांव में सड़कों का आता पता नहीं था। गांव से आबादी पलायन कर रही थी, क्योंकि बरसात में बीमार हो जाए तो खटिया पे धर के, डोली बना के, कंधों पे लाद के सड़क तक लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था इलाज के लिए। बच गए तो ठीक है, नहीं रास्ते में राम नाम सत्य हो जाता था। किसानों को अपनी फसल की पूरी कीमत नहीं मिलती थी। खेत कच्चे में, कच्चे रास्ते थे, ट्रक नहीं जा पाते थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने चमत्कार किया। अटल जी को बारंबार प्रणाम, और मोदी जी के नेतृत्व में गांव-गांव और हम जोड़ते चले जा रहे हैं। अब बड़े हाईवे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गांव की सड़कें भी अलग ढंग से बन रही है। ये विकास का जो महायज्ञ है मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। और ग्रामीण विकास हो और चाहे खेती किसानी, हम तेजी से मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। एक विनम्र सेवक के नाते अपनी टीम के साथ दिन और रात मैं भी प्रयास कर रहा हूं। और मैं दिल्ली में केवल कृषि भवन में नहीं बैठता। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चलाना है और ग्रामीण विकास, तो दिल्ली बम्बई में काम नहीं चलेगा। खेत में जा शिवराज, किसानों के बीच, उनके बीच बैठ, उनसे बात कर, उनकी समझ, उनके साथ योजना बना, वहाँ वैज्ञानिकों को ले जा, वहाँ अधिकारी जाएंगे तो काम चलेगा।
और इसलिए आप देखते होंगे मुझे कभी इस खेत में, इस राज्य में, उस राज्य में ऐसे आश्चर्यजनक प्रयोग हो रहे हैं। जैसे एक जगह मैंने बताया आपको, वाराणसी के पास एक ही पेड़ में नीचे आलू और ऊपर टमाटर लदे हुए हैं। एक आम में कई वैरायटी है। पुराने आम के पेड़ हो गए, पुराने बाग उतना उत्पादन नहीं देते। टेक्नोलॉजी आ गई, प्रोनिंग करके पुराने पेड़ में ही ग्राफ्टिंग करके नई वैरायटी लगा दी, तो उसी में दसौरी, उसी में चौसा, उसी में बैगन पल्ली पैदा हो रहे हैं। हमने तय किया पुराने बागों को बदल डालेंगे, जीर्ण, मतलब कोई जड़ से नहीं काटेंगे, उसी में नए। नारियल दक्षिण भारत में बाग पुराने हो गए, 60-60 साल का उत्पादन कम था। हमने कहा रिप्लेस करेंगे, नए बाग लगाएंगे, चाहे नारियल हो, काफ़ी हो, कोको हो, चंदन हो, अगर हो। कृषि वानिकी की दृष्टि से अलग अलग व्यावसायिक फसलें लेके आएंगे ताकि किसान की आमदनी और बेहतर बने। बातें करने की बहुत है, लेकिन आर भारत फिर बुलाएगा तो फिर आएंगे। तुमने पुकारा और हम चले आए। मेरे कार्यक्रम अलग अलग थे आज। मैं कल सवेरे आने वाला था, लेकिन आर भारत का निमंत्रण मिला तो मैंने कहा भाई जल्दी कार्यक्रम ख़त्म करके मैं जाऊंगा। और विमान से उतर के सीधे वह रुका नहीं, सीधे बैठ के यहाँ आया और 2 घूंट चाय भी यहीं आके पी। आपके बीच आके बहुत खुशी है। राष्ट्र को सर्वोपरि मान के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में आर भारत की इस महान भूमिका को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।